स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS पे। मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर ही रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारा जो नवंबर का पहला वीक है, फर्स्ट वीक, उसका हम PIB का वीकली एनालिसिस करने वाले हैं और बहुत ही शानदार ये अपना एनालिसिस होगा। आप सभी जानते हैं इसके अंदर में, फिर उसके बाद में सेकेंड वीक, फिर थर्ड वीक। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस तो अपना चल ही रहा है। मॉर्निंग में 7 AM ये एक एनालिसिस चल ही रहा है। साथ में दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि NCERT की सीरीज भी अपनी चल रही है मॉर्निंग में 11 AM। दोनों की वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर्ड है ऑलरेडी। और साथ में अपना ये PIB का वीकली एनालिसिस भी होता है। बहुत ही शानदार और कॉम्प्रिहेंसिव में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका कोई भी करंट अफेयर, किसी भी प्रकार का करंट अफेयर मिस ना हो, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको इसकी PDF कहाँ मिलेगी? ये टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको इस सेशन की PDF मिल जाएगी। प्रशांत तिवारी PDF नाम का टेलीग्राम चैनल है। 44,000 के आसपास में उसमें क्या है, सब्सक्राइबर हैं। तो आप उसी को ज्वाइन करिएगा, क्योंकि कई सारे इस नेम से दूसरे भी PDF के चैनल बन चुके हैं। उनको ज्वाइन नहीं करना, ऑफिशियल यूजर नेम चेक कर लीजिएगा, प्रशांत तिवारी 26 ये यूजर नेम हो जिस चैनल का, उसी को ज्वाइन करिएगा। साथ में आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, साथ में यार मेरे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जिससे आपके साथ में सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहूं। ये एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है दोस्तों आप सभी के लिए, कि मैं आपको बार बार ये चीज समझा रहा हूं और कह रहा हूं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आप में से कोई भी 2024 के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, 2024 में अटेम्प्ट देना चाहते हो, तो ये बैच आपके लिए है। क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम आपको मिलेगा, जिसमें आप प्रिपरेशन तो कर ही पाएंगे, सिलेबस पूरा कंप्लीट कर पाएंगे, मल्टीपल रिवीजन करने के लिए भी आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा। तो ये क्लासेस इसकी आज से यानी कि 14 नवंबर से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। शाम को 6 बजे इसकी क्लासेस हुआ करेंगी। और इसके अंदर में आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों? चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, उसके लिए आपको GS मिलेगा, जनरल स्टडीज मिलेंगे आपको। साथ में दोस्तों प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज मिलेगी, बहुत ही क्वालिटी वाले क्वेश्चंस हैं। आपको इसके अंदर में मेंटोर मिलेंगे, जो आपकी पूरी तैयारी के दौरान में आपको मेंटोर करेंगे। आपको इसके अंदर में दोस्तों मेंस के रिवीजन के लिए भी आपको टेस्ट मिलेंगे। आपको CSAT की क्लासेस मिलेंगी, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, आपको करंट अफेयर प्रोग्राम के अंदर में वीडियो के साथ साथ में PDF भी मिलेगी। ऐसी कोई चीज नहीं है दोस्तों जो आपको नहीं मिलेगी। तो बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, आप इसको आज ही ज्वाइन करिए। बस एक बात याद रखिएगा, कोई भी कोड यूज करना है एनरोल करने के लिए तो क्या यूज करना है? PRT लाइव, यानी कि स्टडी IQ पे कुछ भी अगर आपको ज्वाइन करना है, यहाँ पर कुछ भी आपको परचेस करना है, तो आपको कोड क्या यूज करना है? PRT लाइव ही कोड यूज करना है। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वो सारी चीजें मिलेंगी। तो चलिए फटाफट से अपने पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला आर्टिकल, मानगढ़ धाम। ये प्लीज इसको याद रखिएगा, इस बार ये एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बहुत ज्यादा। क्योंकि राजस्थान में है, मोदी जी गए थे, इसका रिलेशन हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से है, और तीसरी चीज यहां पर ट्राइबल मूवमेंट से रिलेटेड ये है। तो प्लीज इस चीज को याद रखिएगा, मानगढ़ धाम प्लीज याद रखिएगा। कहां पर है ये आपका? मानगढ़ हिल, कहां पर? बांसवाड़ा राजस्थान के अंदर में है। ठीक है, यहां पर मोदी जी गए थे। क्यों गए थे? यहां पर क्या हुआ दोस्तों, ये इसको कहा जा रहा है कि इसको वर्ल्ड लेवल पर लेकर जाएगा। मानगढ़ एक ऐसी जगह है जहां पर दोस्तों आपके मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने ऑलमोस्ट 1500 के आसपास में या फिर उससे ज्यादा भी जो भील ट्राइब, जो भील कम्युनिटी के जो ट्राइबल लोग थे, उनको क्या किया था? मार दिया था। तो इसलिए बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मानगढ़ जो है आपका राजस्थान के साथ में अपना कॉमन एक हेरिटेज शेयर करता है, महाराष्ट्र के साथ शेयर करता है, मध्य प्रदेश एंड गुजरात सभी के साथ में क्या करता है? शेयर करता है। तो प्लीज याद रखिएगा, मानगढ़ के अंदर में हुआ क्या था? 1913 में, 1913 के अंदर में, जो उस समय पर वहां पे फ्रीडम स्ट्रगलर थे, जो उसको लीड कर रहे थे, कौन थे? गोविंद गुरुजी। ठीक है, कौन थे? गोविंद गुरुजी।
ये सिंबॉलिक तस्वीर है, इसको ये मत सोचिए कि गोविंद गुरु जी की तस्वीर है, नहीं, ये जो ट्राइबल मूवमेंट थी उससे रिलेटेड सिंबॉलिक तस्वीर आपके लिए लगाई गई है। कहीं मैंने ये इसीलिए क्लैरिफाई किया कि आप कहीं ये कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो 1913 के अंदर में वहां पर गुरु गोविंद जी की क्या नाम है अध्यक्षता के अंदर, गुरु गोविंद जी के क्या नाम है लीडरशिप के अंदर में उन्होंने रिवोल्ट किया, या फिर रिवोल्ट भी मत कहिए, विरोध कर रहे थे एक तरीके से, क्या कर रहे थे, अगेंस्ट में थे, किसके, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में थे। क्यों थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, एक तो टैक्स टैक्स जो सिस्टम था वो काफी ज्यादा वहां पर लगा रखा था इन सब चीजों के लिए। तो प्लीज याद रखिएगा। और इस स्ट्रगल के अंदर में दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 1500 ट्राइबलों की क्या थी, जान चली गई थी। इतने तरीके से उन्होंने ब्रूटली इसको क्या किया था, क्या नाम है, सप्रेस किया था। तो याद रखिए, एज ए पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन नंबर ऑफ स्टेप्स, जहां पर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अनसंग ट्राइबल हीरोज को फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान में। ठीक है, क्लियर है? तो प्लीज याद रखिएगा, ये प्लीज 1913 याद रखिएगा, जो उस समय के सोशल रिफॉर्मर थे, गोविंद गुरु जी को याद रखिएगा। 1913 मानगढ़, और कौन से कम्युनिटी को, भील, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, कौन सी कम्युनिटी, भील, भील। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें याद रखिएगा, और इससे ज्यादा और कुछ इसमें से आने की चांसेस कम है, लेकिन ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फोकस एरिया रहने वाला है। ठीक है, तो ये वाली इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानगढ़ को प्लीज़ ढंग से प्रिपेयर कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये के गोविंद गुरुजी 1913 भील कम्युनिटी, ये प्लीज़ याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? और ये मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि ये क्या है, एक सिंबॉलिक तस्वीर। अच्छा बताइए, इनसे रिलेटेड एक ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, तो एक इनकी तस्वीर है, क्योंकि इनको सबसे प्रोमिनेंट लीडर माना जाता है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान में। जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान में जितने भी ट्राइबल मूवमेंट हुए हैं, वहां पर इनको सबसे बड़ा लीडर के रूप में माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, और ऑलरेडी यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, तो ये वाला जरूर इनका नाम भी बता दीजिएगा, आपके हो जाएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट जो है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, प्लीज इसको याद रखिएगा, एग्जाम के लिए थोड़ा सा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा नया एक अलग प्रकार का इंडेक्स रिलीज किया गया है। ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में आता है। उन्होंने रिलीज किया है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, किसके लिए, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए। ठीक है, एक नया मेजर है, नया है, जिसके अंदर में स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है कि क्या क्या स्कूल के अंदर में चेंजेस हुए हैं, क्या क्या स्कूल एजुकेशन के अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। ये सारी चीज़ों के बेसिस पर क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ये प्रोवाइड करना कि स्टेटस क्या है स्कूल के अंदर में, स्कूल की एजुकेशन की क्वालिटी का क्या स्टेटस है। तो ये सारी की सारी चीज़ें स्कूल एजुकेशन ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे क्रिटिकल एरियाज में परफॉर्म कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा नहीं करना आपको, बस ये पूछ लेंगे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स किसने रिलीज किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। आपको कंफ्यूज करेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस है तो नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ऐसे कुछ भी कर देंगे, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? गवर्नेंस मैनेजमेंट कैसा है, यहाँ पर क्या में लर्निंग आउटकम कैसा है, एक्सेस कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैसिलिटीज कैसी हैं, इक्विटी कैसे है, सारी चीज़ों के बेसिस पर किया गया। इतना ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है इसके अंदर में। मेन जो आपको याद रखना है कि क्या, की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स किसके द्वारा, और साथ में 7 स्टेट, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उन्होंने क्या किया है, लेवल 2 को अटेंड किया है। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा, लेवल 2 को उन्होंने अटेंड किया है, और नन ऑफ द स्टेट्स रीच्ड लेवल 2। 2017-18 के अंदर में किसी भी स्टेट ने, मतलब आपसे कई बार ट्रेंड पूछ लेते हैं ना कि अभी इतने स्टेट्स ने, 7 स्टेट ने लेवल 2 को अचीव किया है, तो उससे पहले कितने स्टेट्स ने लेवल 2 को अचीव किया था, तो 4 स्टेट्स ने, और उससे पहले कितने ने किया था, एक ने भी नहीं किया था। ठीक है, तो बस मतलब इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, जो मैं आपको सही बताऊं तो। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। गोवा के अंदर में अभी एक समिट हुई है, जिसके अंदर में काफी सारी कंट्रीज ने भाग लिया है। इस कारण से ये क्या हो जाता है, आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो इंडियन ओशन है, उस रीजन के आसपास से जितने भी कंट्रीज हैं, उन सभी को एक साथ लाना कोऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 1997 में स्थापना करी थी, 1997 में। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको 1997 में स्टैब्लिश किया गया था। पहली बात, ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, एट द स्ट्रेंथनिंग
रीजनल कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इन इंडियन ओशन रीजन। तो कितने नेशन है इसके अंदर में? 23 मेंबर स्टेट्स हैं और 10 डायलॉग पार्टनर। प्लीज ये चीज याद रखिएगा, कितने? 23 मेंबर्स इसके क्या है, ठीक है। चलिए, अभी क्या हुआ, एक सेमिनार हुआ है, कहां पर? गोवा के अंदर में, ठीक है। इस कारण से न्यूज के अंदर बना हुआ है। तो 23 में से 14 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट लिया, जैसे फ्रांस हो गया, इंडिया हो गया, कोमरोज हो गया, बांग्लादेश, केनिया। अब इतने नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये 1997 में स्टैब्लिश हुआ था, इंटर गवर्नमेंटल है। इसका मेन काम है कि इंडियन ओशन रीजन के आसपास में कैसे कोऑपरेशन हो, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट आर्टिकल है विजिलेंस अवेयरनेस वीक। तो इसको याद रखिएगा, यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, क्या उससे कुछ लिंक है? जी हाँ। तो एक बार वो भी कर लेते हैं, क्योंकि कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक क्या किया जाएगा? ये मनाया जाएगा ये वीक। तो 31 अक्टूबर को ही क्यों चुना गया? सरदार जी यानी कि पटेल जी से रिलेटेड, आपको पता है जन्म उनका इसी दिन हुआ था। तो इसको मनाने के लिए हम नेशनल यूनिटी डे, एकता दिवस के रूप में ही मनाते हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके साथ में डिस्कस करता रहता हूँ, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस डे या वीक के रूप में हम कब मना रहे हैं? 31 अक्टूबर से कब? आपके 6 तक, ठीक है, क्लियर है। तो ये कैंपेन आपका क्या है, जो आपका करप्शन फ्री, जो हमारी ऑब्जेक्टिव हैं, जो एम है, उसको अचीव करने के लिए है। विजिलेंस का मतलब क्या? नजर रखना, निगरानी करना, तो कहीं करप्शन तो नहीं हो रहा, उसको रोकने के लिए सारी चीजें करना। तो अवेयरनेस है, ठीक है। तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक क्या करेगा? कब से? मैंने ऑलरेडी आपको बताया, बर्थ एनिवर्सरी जो होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, उस दिन से शुरू होगा। और इस दिन को क्यों चुना गया? क्योंकि उन्होंने पब्लिक सर्विसेज को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, सर्व करने के लिए बहुत ज्यादा क्या किया? काम किया, ठीक है। तो प्लीज याद रखिएगा। तो अल्टीमेट एम क्या है फॉर एनी सिविलाइज नेशन? इज टू अशर इन ए करप्शन फ्री सोसाइटी। तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ी समस्या इस समय देश के अगर सामने है कोई, तो करप्शन एक बहुत बड़ी समस्या है। तो करप्शन फ्री एनवायरनमेंट, करप्शन फ्री सोसाइटी, करप्शन फ्री गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को बनाना, उसके लिए विजिलेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, क्लियर है। तो प्लीज और कुछ याद मत करिएगा, विजिलेंस अवेयरनेस वीक कब? 31 अक्टूबर, ठीक है, से शुरू किया गया, मनाया गया। नेक्स्ट आर्टिकल है, आपको पता है कि ग्रीवांस, ग्रीवांस का मतलब क्या है? किसी की कोई परेशानी है, मेरा ये काम नहीं हुआ, यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में मैं गया, यहाँ पर ये चीज नहीं हुई, तो ये मेरा ग्रीवांस है। तो उस ग्रीवांस को रिड्रेसल करना, यानी कि गवर्नमेंट के ऑफिस, डिपार्टमेंट, वो कितना प्रोएक्टिवली आपके ग्रीवांस को लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है? ग्रीवांस रिड्रेसल इंडेक्स निकाला जाता है कि ग्रीवांस को, आपकी जो परेशानी है, उसको सॉल्व करने के लिए कितना समय लिया गया, कैसे किया गया, कितनी जल्दी किया गया, कितनी तत्परता से किया गया। तो उसके अंदर में दोस्तों UIDAI, आधार वाला, उसने दोबारा से क्या किया है? टॉप किया है। तो प्लीज याद रखिएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI, फर्स्ट अमंग ऑल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज, ऑटोनोमस, सबके अंदर में क्या है? दोबारा से उसने क्या किया है? टॉप किया है। यानी कि कह लीजिए एक बार फिर से उसने टॉप किया है। क्या किया है? फिर से उसने टॉप किया। तो ये कौन निकालता है? ये मतलब ग्रीवांस रिड्रेसल वाला, प्लीज याद रखिएगा, कौन पब्लिश करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। प्लीज याद रखिएगा, क्या है? मैं फिर कह रहा हूं, DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। बहुत ज्यादा न्यूज में बना हुआ है, बहुत ज्यादा न्यूज में बना हुआ है। तो क्या है? UIDAI टॉप पर उसने क्या किया? अपने आप को पाया है, उसने पोजीशन की, यानी कि वहां पर अच्छे तरीके से क्या हो रहा है? काम हो रहा है UIDAI के पास में, यानी कि एक रोबोस्ट मैकेनिज्म है जिसके तहत वो क्या करते हैं? ग्रीवांस को रिड्रेस करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कस्टमर के साथ में उनका जो रिलेशनशिप है, उसको बहुत इजीली, बहुत अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं। इवन उन्होंने रेजिडेंट सेंटर की कोऑर्डिनेशन अप्रोच बनाई है, जिसके अंदर में CRM बोलते हैं, ठीक है। enables to address approximately 92% of the grievances, ठीक है। एक हफ्ते के अंदर में 92% grievances को वो सॉल्व कर देते हैं। तो बहुत अच्छी चीज है। ऐसे उन्होंने एक शुरू किया, आधार मित्र, एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। जो आपको कोई समस्या है तो आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको क्या कर सकते हैं, वहां पर बातचीत करके अपनी चीजें
सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आर्टिकल है राजा राम मोहन रॉय जी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लेते हैं सारी की सारी चीज़ें। तो डांस ड्रामा जो किसके लाइफ के ऊपर में, राजा राम मोहन रॉय जी से रिलेटेड है। उसको क्या है, अभी जो सेंट्रल विस्ता पर जो थीम चल रही है नारी सम्मान, वहां पर ऑर्गेनाइज किया गया। तो फिर कह रहा हूँ सेंट्रल विस्ता पर एक डांस, एक ड्रामा, एक प्रोग्राम था किसकी लाइफ के ऊपर में, राजा राम मोहन रॉय जी के ऊपर में। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ते हैं। इवेंट किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, किसके अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो राजा राम मोहन रॉय जी से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड उनकी सारी चीज़ों को क्या किया जा रहा है इसके अंदर में दिखाया गया। इस नाटक के अंदर में बताया गया कि उन्होंने कैसे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर में काम किया, कैसे नारी सम्मान के लिए उन्होंने काम किया, कैसे नारी उत्थान के लिए काम किया। ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर में डिस्कस की गई हैं। ठीक है, ठीक है। तो डांस ड्रामा का नाम क्या था, युग पुरुष। किसकी लाइफ के ऊपर में बेस्ड था, राजा राम मोहन रॉय जी की लाइफ के ऊपर में बेस्ड था। ठीक है, क्लियर है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको लॉन्च किया। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा कि 25 250 यानी कि 250वीं बर्थ एनिवर्सरी राजा राम मोहन रॉय जी की हम क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उसके तहत में उनकी लाइफ के ऊपर में इस डांस ड्रामा को किया गया। क्या नाम है, प्लीज याद रखिएगा, युग पुरुष, ये जरूर नाम याद रखिएगा। तो राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मॉडर्न इंडियन जो सोसाइटी है उसके इनको फादर कहा जाता है या फिर फाउंडिंग फादर कहा जाता है। कहा जाता है कि जो मॉडर्न इंडिया अभी हम देख रहे हैं, इंडियन सोसाइटी को जो हम थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, उसके पीछे में इनका बहुत बड़ा क्या रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था, मई 22, यानी कि 22 मई 1772 में जन्म हुआ था। प्लीज क्रोनोलॉजी कई बार पूछ ली जाती है, इसको डबल स्टार मार्क कर लो। ठीक है, कहां पर, राधानगर में हुआ था, बंगाल के अंदर में। ठीक है, और राजा राम मोहन रॉय जी ने रिलीजियस, सोशल, कल्चरल, ऐसे कई सारे रिफॉर्म्स के अंदर में क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर में। इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट आप जो पढ़ते होगे, ब्रह्मो समाज की क्या करी थी, स्थापना करी थी। और इन्होंने ज्यादातर क्या किया था, फोकस किया था कि मॉडर्न थॉट, साइंटिफिक टेम्परामेंट, इन सब चीजों को आगे बढ़ाया जाए, लोगों के अंदर में आगे इसका प्रचार प्रसार किया जाए। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका COP27, न्यूज में अभी भी बना हुआ है। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि COP27 कहां पर हो रहा है, तो प्लीज याद रखिएगा इजिप्ट के अंदर में हो रहा है। देखिए, मैं इन शॉर्ट अगर आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूं तो कॉप क्या होता है, कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यानी कि 27वीं क्या है ये मीटिंग है, 27th मीटिंग है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मतलब क्या, 1992 में दोस्तों वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज एक जगह मिलती हैं और कहते हैं भाई साहब वर्ल्ड के अंदर में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी। तो वहां से निकलता है UNFCCC, ऐसा फ्रेमवर्क जो क्या करेगा, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करेगा। तो इसको देखने के लिए कि चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं नहीं हो रही, इसके लिए टाइम टू टाइम हर साल पे हम क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। और वो कैसे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अंदर में हम मिलते हैं, यहीं पर हम क्या करते हैं, सारे के सारे डिसीजन लेते हैं। तो COP26 कहां पर हुआ था, ग्लासगो में हुआ था। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा। तो अभी क्या हो रहा है, COP27 हो रहा है। न्यूज में बहुत ज्यादा बना हुआ है, बहुत ज्यादा बना हुआ है कि COP27 का रिजल्ट क्या आएगा। दरअसल क्या है, अब हम कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज को रोकना है। तो जो डेवलप्ड नेशन है, आपको पता है ऑलरेडी वो अपना डेवलपमेंट कर चुके हैं और ऑलरेडी अपने हिस्से का वो एमिशन कर चुके हैं। लेकिन जो डेवलपिंग नेशन है, भारत हो गया, चीन हो गया, और ये अफ्रीका हो गया, ब्राजील हो गए, ये सारे के सारे, ये क्या अभी तो डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेवलपिंग नेशन है, तो यहां पर एमिशन हो रहा है। तो इसके ऊपर में बहुत ज्यादा क्या हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है कि भाई जिम्मेदारी ज्यादा किसकी है। तो यही उम्मीद लगाई जा रही है कि जो COP27 है, इससे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आए, कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल कर आए कि जो डेवलप्ड नेशन है वो अपने प्रति ज्यादा जिम्मेदारी समझे, वो जो फाइनेंशियल जो परेशानियां होती हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर में कॉप किसके अंदर में, 26 के अंदर में कहा जा रहा है होनी चाहिए। ठीक है, तो ये COP27 के बारे में याद रखिएगा। तो इजिप्ट ने टुक ओवर किया है COP27 की प्रेसिडेंसी, कहां से, यूके से। पहले यानी कि किसके पास थी, यूके के पास में थी, अब किसके पास में, इजिप्ट के पास में। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और जैसे आपको मैं बता दूं कि COP26 के अंदर में आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या बोला था, क्या बोला था, पंचामृत के बारे में बोला था, लाइफ के बारे में था कि हमारी जो लाइफ स्टाइल होनी चाहिए वो एनवायरमेंट सेंट्रिक होनी चाहिए, जिससे हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सके। और UNFCCC की फुल फॉर्म याद रख लेना भाई, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क
कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑलरेडी मैं आपके बात बता चुका हूँ, जैसे आप सारे के सारे फ्रेमवर्क पढ़ते होगे, क्योटो पढ़ते होगे, मॉन्ट्रियल पढ़ते होगे, सारी की सारी चीज़ें यहीं से ही लिंक्ड है, ठीक है। तो पेरिस एग्रीमेंट आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो सारी चीज़ें इसी से ही लिंक्ड है। प्लीज़ याद रखिएगा। द आइडिया ऑफ लाइफ क्या है, COP26 के अंदर में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वहां पर दिया गया था, ठीक है, क्लियर है। लाइफ यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, यानी कि आपका जो लाइफ स्टाइल होना चाहिए वो एनवायरमेंट सेंट्रिक होना चाहिए, एनवायरमेंट के लिए होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। चलें, नेक्स्ट है आपका नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम, यानी कि भारत सरकार ने बायो एनर्जी से रिलेटेड नेशनल प्रोग्राम को शुरू किया है। तो इसमें क्या क्या चीजें करने वाले हैं, आप ये समझिए कि जो बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल है उसको हमें क्या करना है, उसको ऐसे वेस्ट में कन्वर्ट करना है जो क्या करे, हमें हेल्प कर सके। सीधा एग्जांपल आप ले लीजिए पराली। तो अगर पराली को हम क्या करें, जलाने की बजाय उसको हम किसी और फॉर्म में इस्तेमाल करें, उसमें और किसी चीज में कन्वर्ट कर दें, तो क्या बन जाएगा, यूजफुल हमारा वेस्ट बन जाएगा। तो प्लीज याद रखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया है नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम, जिसके तहत में दोस्तों हम क्या करेंगे, जो वेस्ट है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, उससे हम क्या बनाएंगे, एनर्जी बनाएंगे, बायो एनर्जी बनाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने नोटिफाई किया है कि प्रोग्राम आपका 2021-22 से लेकर 2025-26 तक चलेगा और 2 फेजेस में इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम, ठीक है, जिसके अंदर में वेस्ट से प्लांट में वेस्ट को लेकर जाया जाएगा, वहां से बायोगैस बनाई जाएगी, बायो सीएनजी बनाया जाएगा, पावर प्लांट्स, ये सब चीजें होंगी, सॉलिड वेस्ट, यहां पर क्या किया जाएगा, उन वेस्ट से हमें क्या करना है, एनर्जी को डेवलप करना है। बायोमास प्रोग्राम यहां पर है, जहां पर क्या करेंगे हम, पैलेट्स का मतलब ये चीज समझने की कोशिश करिएगा, जैसे छोटे छोटे गोले बनाए जाएंगे, छोटे छोटे समझ लीजिए, जैसे मर्जी समझिए, तो उसको क्या किया जा सकता है, फिर जलाया जा सकता है कोयले के साथ में। अब अगर उसको जलाया जाएगा तो पहली बात तो आप जो इसको यहां पर जला रहे थे पराली को, वो बच जाएगा, वहां से एनवायरमेंट पॉल्यूशन कम होगा, प्लस में आपकी जो कोयले की डिमांड है वो भी उधर के साइड में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और तीसरा क्या है, बायोगैस भी बनाया जाएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, और क्योंकि इस वीक में इतने ही न्यूज़ थे, जो आइटम थे मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया है। जो भी इंपॉर्टेंट रहता है पीआईबी के अंदर में आपके पास में लेकर आ ही जाता हूँ। और ये दोस्तों बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी आपके लिए, जीएस प्रीलिम्स प्लस मेंस, बहुत बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, इसे लेट मत करिए। अभी आपके पास में बहुत ही बढ़िया मौका है, इसे अगर जितना ज़्यादा आप डिले करते जाएंगे उतना ज़्यादा आप अपनी तैयारी को पीछे की तरफ कर रहे हैं। कोड क्या यूज़ करना है, PRT लाइव कोड आप सभी को क्या करना है, यूज़ करना है, ठीक है। चलें, तो आप इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, प्रशांत तिवारी PDF नाम का टेलीग्राम चैनल है। कोई भी इशू हो तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। और मिलेंगे अगले सेशन में, नवंबर के जो आपका सेकेंड वीक होगा, जो कि आज खत्म हो रहा है 14 को, तो यानी कि 3-4 दिन के अंदर में मैं पूरे कंपाइल करके इसकी भी वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। तब तक परेशान किसी को नहीं होना, अगले सेशन में मिलते हैं। हिंदू न्यूज़पेपर वाले एनालिसिस को फॉलो करिए और NCERT वाले सेशन को भी फॉलो करिए। तब तक मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।